Hello students, I am Dr. S.K. Garg, Associate Professor in Geology, Government PG College, Badmer. Today I will discuss about the blood coagulation mechanism. इससे पहले मैंने अपने 2 लेक्चर्स में ब्लड ही के बारे में बताया था। फर्स्ट लेक्चर में कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड स्ट्रक्चर और दूसरे लेक्चर में मैंने ब्लड ग्रुप्स और एच फैक्टर एंड देयर सिग्निफिकेंस के बारे में बताया था। वो आप लोगों को अच्छी तरह से पता चला होगा। नाउ I will start regarding the blood coagulation mechanism. First of all, you should know what is the blood coagulation या clotting. इसी को हम हीमोस्टेसिस भी कहते हैं। जो नॉर्मल वैल्यू है ब्लड क्लोटिंग की, ब्लड क्लोटिंग टाइम दैट इज 2 to 8 मिनट इन ए नॉर्मल मैन। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो हीमोस्टेसिस, हीम मीन्स ब्लड और स्टेटिस मीन्स टू हाल्ट, ब्लड को रोकना। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्लोट्स इन द वॉल ऑफ डैमेज्ड ब्लड वेसल्स एंड प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस व्हाइल मेंटेनिंग ब्लड इन ए state within the vascular system. In other words, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं spontaneous arrest of bleeding by physiological processes. इस क्रिया में अवरोध उत्पन्न करता है क्योंकि यह एंटीकोगुलेंट है। कौन करता है? हिपेरिन। क्योंकि हिपेरिन जो ब्लड वेसल्स में रक्त बहता है उसको क्लोट नहीं होने देता, इसलिए इसको एंटीकोगुलेंट कहते हैं। और ब्लड वेसल्स के में रक्त का थक्का नहीं बनता। परंतु कभी कभी बिना किसी इंजरी के भी ब्लड वेसल्स में रक्त का थक्का बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस। इस क्रिया को थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और यह ब्लड वेसल्स में रुधिर के संचरण को बंद भी कर देता है और जिस कारण से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो हीमोस्टेसिस वह क्रिया है जिसके द्वारा डैमेज ऊतक से ब्लड के बहाव को रोका जा सकता है। उस क्रिया को हीमोस्टेसिस, ब्लड क्लोटिंग या ब्लड कोगुलेशन कहते हैं। जब किसी को कोई इंजरी, कोई चोट लग जाती है तो ब्लड का बहना शुरू हो जाता है, तो उसको रोकना, उसका क्लोट बनाना, उसका थक्का बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यदि ब्लड बहता ही रहेगा तो मानव की डेथ तक हो सकती है। तो इस क्रिया के लिए निम्न की आवश्यकता होती है। नंबर 1, क्लोटिंग फैक्टर्स जो ब्लड क्लोट में काम आते हैं और वह 1 से लगा करके 13 तक होते हैं। 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं। दूसरा, केमिकल्स सबस्टांसेस रिलीज्ड बाय ब्लड प्लेटलेट्स। जो ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं उनके द्वारा कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। और तीसरे, जब किसी को इंजरी होती है और टिश्यू इंजर्ड हो जाता है तो उस इंजर्ड टिश्यू में केमिकल्स निकलते हैं।
उन सब की आवश्यकता इसके अंदर होती है। तो हीमोस्टेसिस एक प्रकार से 3 स्टेप में पूरा होता है। नंबर 1 वैस्कुलर स्पास्म, नंबर 2 प्लेटलेट प्लगिंग, और तीसरा कोगुलेशन, जिसको हम बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैस्कुलर स्पास्म। स्पास्म को हम हिंदी में अगर कहें संकुचन कहते हैं। ब्लड वेसल्स जहाँ जो इंजरी हुई है उसका संकुचन होना। संकुचन होने से क्या होगा, ब्लड का बहना थोड़ा कम हो जाएगा। तो ब्लड वेसल्स के संकुचन को वैस्कुलर स्पास्म कहते हैं। इसमें ब्लड का बहना कम हो जाएगा। तो वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स विच वाज डैमेज्ड। दूसरा, रीजन ऑफ वैसो कंस्ट्रिक्शन, इसका जो कारण होता है वो होता है जो इंजरी टिश्यू में होती है उसकी जो मसल्स हैं वो वैस्कुलराइज हो जाती हैं, मतलब डायरेक्ट इंजरी टू वैस्कुलर स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट, केमिकल रिलीज्ड बाय एंडोथेलियल सेल्स ऑफ वेसल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। जो वेसल्स होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनमें ब्लड होकर के बहता है, उनसे कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तीसरा, पेन रिफ्लेक्सिस, और जो छोटी वेसल्स होती हैं उनमें ये वैसो कंस्ट्रिक्शन काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, जबकि मेजर ब्लड वेसल्स में यह कम इफ़ेक्टिव होता है। ये डायग्राम ब्लड वेसल्स का है। इसमें जो ब्लड वेसल्स होती है वो एंडोथेलियम ये जो लेयर है ये एंडोथेलियम है। तो जब ये रप्चर होएंगी, तब जब इंजरी होएगी, देन इट विल बी रप्चर्ड। ये एंडोथेलियम अलग अलग यहाँ से अलग हो जाती है और इससे ये जो कोलेजन फाइबर हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जो कोलेजन फाइबर हैं, ये एक्सपोज्ड हो जाते हैं और ये एंडोथेलिन रिलीज कोजेज वैसो कंस्ट्रिक्शन और रिफ्लेक्स वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये उसका वेसल्स को कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से वो कम ब्लड का बहाव होगा। नेक्स्ट जो होता है इसमें प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। एक तो वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया, दूसरा हो गया प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी ब्लॉकेज ऑफ इंजर्ड वेसल्स। जो इंजर्ड वेसल्स होती हैं वहाँ पर प्लेटलेट इकट्ठा हो जाती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं, जिससे ब्लॉकेज हो जाता है और ब्लड का बहाव बहुत कम बाहर होता है। तो मैंने अभी इससे पहले चित्र के माध्यम से आपको बताया, डैमेज्ड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स एक्सपोज कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर दिखने लगते हैं और जब कोलेजन फाइबर दिखने लगते हैं तो जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो इन पर आकर के चिपकने लगती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं। और इसके प्लाज्मा प्रोटीन ये किसके द्वारा होता है, इसके लिए जो होता है, कौन सा फैक्टर जिम्मेदार होता है, प्लाज्मा प्रोटीन वोन विल्ब्रांड फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट, स्टिकी प्लेटलेट्स स्वेल्स। जब प्लेटलेट्स आपस में वहाँ पर इकट्ठी होती हैं तो वो थोड़ा उनमें सूजन हो जाती है, स्वेल्स हो जाती हैं एंड बिकम स्टिकी, और चिपचिपी हो जाती हैं। इसके बाद वे कुछ केमिकल भी रिलीज करती हैं और वो केमिकल्स होते हैं एडीपी केमिकल्स। जो एडीपी केमिकल्स हैं ये
और अधिक प्लेटलेट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, और अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो उससे और ज़्यादा प्लेटलेट्स वहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं, और इकट्ठा होने के बाद वो भी एडीपी रिलीज करने लगती हैं, जिससे कि और एडीपी और प्लेटलेट्स वहाँ पर आकर के इकट्ठी हों। नेक्स्ट, एक केमिकल होता है सीरोटिन, निन एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 भी वहाँ पर रिलीज होते हैं, जो रक्त वाहिनियों के संकुचन को बढ़ाता है तथा प्लेटलेट्स के समूहन को बढ़ाता है। किस जगह? जहाँ पर वेसल्स इंजर्ड हुई हैं। मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया। ये थोड़ा आपका डायग्राम है। ये ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड वेसल्स एंडोथेलियल की बनी हुई होती हैं। एंडोथेलियल रप्चर हो जाएगी तो रप्चर्ड वेसल्स, तो जब ये रप्चर हो जाएगी तो कोलेजन फाइबर वहाँ पर एक्सपोज हो जाते हैं, और इस प्रकार से ये प्लेटलेट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, एग्रीगेशन करेंगे, एग्रीगेट हो जाएंगी, और इस प्रकार से प्लेटलेट प्लगिंग होगा और ब्लड का बहना कम हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, क्योंकि प्लगिंग तो हो गई, ब्लड का बहना भी कम हो गया, लेकिन इसमें पूरी तरीके से मजबूती नहीं आई। तो ये जो प्लगिंग हुई है प्लेटलेट्स की, इसको फिब्रिन बहुत मजबूत करेगा, तो इसके लिए फिब्रिन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ब्लड ट्रांसफॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू जेल, तो ब्लड जो लिक्विड है वो जेल की फॉर्म में जाएगा, जिससे उसका रिसाव कम होने लगता है। तो सीरीज ऑफ रिएक्शंस यूजिंग क्लोटिंग फैक्टर्स प्रोकोगुलेंट जो कोगुलेशन से पहले चाहिए होते हैं। मैंने आपको अभी इससे पहले थोड़ा बताया था कि ब्लड के अंदर 1 से लगा करके 13 फैक्टर्स होते हैं जो इस क्लोटिंग के काम में सहायता देते हैं, और विटामिन के नीडेड टू मेक 4 क्लोटिंग फैक्टर्स आउट ऑफ दैम, उनमें से 4 फैक्टर्स को बनाने में विटामिन के की हेल्प होती है। और फिब्रिन बनने की क्रिया में फैक्टर का कार्य होता है। तो पूरी ये जो फिब्रिन बनने की क्रिया है, इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना बहुत ही आवश्यकता है। इसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर, जो प्रोथ्रम्बिन को एक्टिवेट कर दे, प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर कहलाते हैं। तो वी नीड प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर। तो इसके 2 रास्ते होते हैं, नंबर 1 एक्सट्रिंसिक पाथ और दूसरा इंट्रिंसिक पाथ। एक्सट्रिंसिक बाह्य और इंट्रिंसिक अंदर। ये दोनों पाथ तब ही शुरू होते हैं जब टिश्यू डैमेज होता है और ब्लड निकलने लगता है, उससे पहले ये दोनों पाथ स्टार्ट नहीं होते। इनका साथ देते हैं प्रोकोगुलेंट्स। तो प्रोकोगुलेंट्स इनके लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर बनेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? थ्रम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और थ्रम्बिन जो है फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगा? और फिब्रिन बन जाएगा, मतलब फिब्रिनोजन से थ्रम्बिन की प्रेजेंस में फिब्रिन बन जाएगा। तो थ्रम्बिन प्लस कैल्शियम आयंस दोनों मिलकर के 13 फैक्टर को एक्टिवेट करता है, जो फिब्रिन के क्रॉस लिंक बनाते हैं। तो दोनों पाथवे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पाथवे फैक्टर 10 बनाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपन अगर देखें, ये मैंने बताया रोल ऑफ फैक्टर टू फॉर्म प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर्स। ये इंट्रिंसिक पाथ, ये एक्सट्रिंसिक पाथ।
इन दोनों के अंदर क्या होता है, जो केमिकल्स निकलते हैं वो फैक्टर 12 को 12 फैक्टर की एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और 12 एक्टिवेटेड फॉर्म 11 फैक्टर की एक्टिवेटेड फॉर्म 11A में कन्वर्ट करता है, और 11A जो वो 9 फैक्टर को एक्टिवेटेड फॉर्म 9A में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार से इधर जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है उसमें टिश्यू इंजर्ड हो जाता है तो वो टिश्यू फैक्टर होते हैं, वो टिश्यू फैक्टर कैल्शियम के साथ मिलकर के फैक्टर 7 को 7 फैक्टर की एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और ये 7 फैक्टर भी इधर आकर के 9 जो फैक्टर है उसको एक्टिवेटेड फॉर्म में, और कैल्शियम आयन दोनों मिलकर के उसको 9 फैक्टर की एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद प्लेटलेट फैक्टर 3 9A की एक्टिवेटेड फॉर्म के साथ मिलकर के फैक्टर 8A का एक्टिवेटेड और फैक्टर 9A का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, और इधर टिश्यू फैक्टर और 7A की एक्टिवेटेड जो फॉर्म है फैक्टर की वो भी इस में हेल्प करती है। उसके बाद ये मिलकर फैक्टर की जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो 5 फैक्टर की एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, और प्लेटलेट फैक्टर और कैल्शियम के साथ मिलकर के ये प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण कर देते हैं। इसके बाद ये जो फॉर्म है प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर की हेल्प से थ्रम्बिन में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद फिब्रिनोजन थ्रम्बिन की सहायता से फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इनसोल्यूबल फॉर्म होती है। और फिब्रिन उसके बाद फिब्रिन 13 फैक्टर की एक्टिवेटेड फॉर्म के साथ मिलकर के क्रॉस लिंक्ड फिब्रिन मैस बना देते हैं, और इसी को थक्का बोलते हैं, क्लोट कहते हैं। और ये एक्टिवेटेड फॉर्म जो है 13A की एक्टिवेटेड फॉर्म थ्रम्बिन के साथ मिलेंगे कैल्शियम आयन, और दोनों मिलकर के तब 13 फैक्टर की एक्टिवेटेड फॉर्म का निर्माण होता है। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखेंगे तो ये मैस फिब्रिन जो इंजर्ड साइट है वहाँ पर फिब्रिन के थ्रेड्स आपस में क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं, जिसमें WBCs RBCs सब तरह की सेल्स ट्रैप होने लगती हैं, और एक तरीके से जो है थक्का वहाँ पर बन जाता है। उसके बाद जैसा मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि क्लोटिंग फैक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, तो उसलिए 1 से लगा करके 13 इसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, और वो जो होते हैं मैं उनको एक एक करके डिस्कस करता हूँ। नंबर 1 इज फैक्टर फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं फिब्रिनोजन, जो लीवर में बनता है। फैक्टर 2 प्रोथ्रम्बिन, फैक्टर 3 थ्रम्पोप्लास्टिन, फैक्टर 4 कैल्शियम आयंस, फैक्टर 5 प्रो एक्सिरिन, फैक्टर 6 एक्सेलेरिन। इसका कोई भी रोल इसमें नहीं होता। फैक्टर 7 दैट इज प्रोकन्वर्टिन, और फैक्टर 8 दैट इज एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, फैक्टर 9 क्रिस्टमस फैक्टर, फैक्टर 10 स्टुअर्ट फैक्टर, फैक्टर 11 हेल्प इन थ्रम्बिन फॉर्मेशन, और फैक्टर 12 हैगमैन फैक्टर, और फैक्टर 13 दैट इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो सबसे लास्ट में क्रॉस लिंक बनाता है। और इस प्रकार से इंजर्ड साइट पर ब्लड कोगुलेट हो जाता है, थक्का बन जाता है। ये पूरी की पूरी जो क्रिया है, इस क्रिया को बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग, ब्लड कोगुलेशन। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।